उत्तर प्रदेश में हुई श्री राम के घर चोरी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2021 में सिंधी कम्युनिटी के कुछ लोग 210 चांदी की ईंटें चढ़ाते हैं श्री राम जी को, जिनमें एक ईंट का वजन 1 किलो माना जाता है। इसकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए थी। ये सारी चांदी की ईंटें जाती हैं चंपत राय जी के पास, जो कोई भी रसीद चढ़ाने वाले को नहीं देते। 5 साल बाद भी जब कोई रसीद नहीं मिलती, तब पता चलता है कि उन चांदी की ईंटों का कोई अता पता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पे, जहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, धर्म या पर्सनल ओपिनियन पे बात ना करके बल्कि आधारिक और पुष्टित बातें आपके सामने आसान भाषा में रखते हैं। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2021 में, जहाँ पे पुणे से कुछ सिंधी कम्युनिटी के लोगों ने मुंबई से 210 चांदी की ईंटें बनवा के मंदिर में दान की। एक ईंट का वजन 1 किलो था, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। और ये सारी चांदी की ईंटें चंपत राय, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको सौंप दी। सारी चांदी की ईंटें सिक्योरिटी चेकअप के लिए गई और उनसे इंतजार करने को कहा और कोई भी रसीद उनको नहीं मिली। इंतजार करते करते उन्हें 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 3 साल, 4 साल नहीं बल्कि 5 साल हो गए। 5 साल के बाद भी उन्हें कोई भी रसीद नहीं मिली। ये एक ऐसी घटना है जिसने हिंदुओं की आस्था को एक सवाल में बदल दिया कि क्या हिंदुओं की आस्था के साथ मजाक हो रहा है। ये सिर्फ एक ही घटना नहीं बल्कि अन्य कई घटना देश में सामने आई, जिसने राम मंदिर ट्रस्ट पर उठे कई सवालों को यकीन में बदल दिया। जैसे कि राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में 40% का कमीशन लिया गया, जमीन को 17 गुना ज्यादा महंगे दामों में बेचा गया। इसमें खबर आती है कि 2 लोगों ने 10 मिनट बाद 2 करोड़ की ली हुई जमीन को 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। ये सारी लैंडीज चंदन राय की नजर में होती थी, जो कि चंपत राय का भतीजा है, जिसमें पता चलता है कि वो पहले किराए के घर में रहता था, पर इन लैंड डील्स के बाद वो हरिद्वार में खुद का एक प्राइवेट होटल बना लेता है और साथ में कई बीघा जमीन उसने अयोध्या में खरीद ली। अब सवाल आता है कि हमारा चढ़ाया हुआ पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो हम समझेंगे मंदिर में टोटल 35 दान पेटियां हैं, जो भरने के बाद बक्सों में ताला लगा के 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर में भेजा जाता है, जिसके बेसमेंट में काउंटिंग रूम है। उस काउंटिंग रूम में नोटों, सिक्कों और ज्वेलरी को अलग किया जाता है। उसके बाद बैंक के बक्सों में ताला लगाकर सील करके पैसे को राम मंदिर ट्रस्ट में भेज दिया जाता है। अब सवाल आता है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पीछे की कहानी क्या है। तो आइए जानते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में। इस ट्रस्ट को फरवरी 2020 मोदी सरकार के द्वारा राम मंदिर निर्माण और मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ इसमें कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 रिलीजियस फिगर्स हैं और बाकी के अन्य लोग जिनका डायरेक्ट कनेक्शन आरएसएस, बीजेपी या फिर मोदी सरकार से होता है, जैसे कि नृपेंद्र मिश्रा, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम रहे हैं, और जैसे कि ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने ट्रस्ट का स्ट्रक्चर बनाया था, और बाकी कई लोग हैं जैसे कि अनिल मिश्रा और कृष्णा मोहन, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है आरएसएस से। अब मिलते हैं चंपत राय जी से, क्योंकि इनका नाम वीडियो में आगे भी आएगा। माना जाता है कि ये ट्रस्ट के सबसे पावरफुल आदमी हैं। इनको ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और बोलते हैं कि इनकी मर्जी के बिना राम मंदिर में पत्ता भी नहीं हिलता। इनके कनेक्शंस आरएसएस से भी हैं और ये हिंदू विधान परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चंपत राय जी को राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बनाने के बाद इन्होंने कुछ खास लोगों को सिलेक्ट किया और उनको जिम्मेदारियां मंदिर में देनी स्टार्ट की, जैसे कि टिल्लू यादव, जो कि इनका एक फॉर्मर ड्राइवर भी था। अब इन सबका कंक्लूजन ये है कि ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट नहीं है, यानी कि सरकार में बैठे कुछ लोग ही इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। अब सवाल आता है कि मंदिर में पैसों की घोटाली कैसे हुई। तो पैसों को गिनने के लिए 3 तरीके के लोग काउंटिंग रूम में मौजूद होते थे, जिनमें पहले थे प्राइवेट एजेंसी के लोग, जो कि नोटों को गिनते थे। दूसरे होते थे ट्रस्ट के कर्मचारी, जो कि उन पर नजर रखते थे, और तीसरे होते थे एसबीआई के कर्मचारी और ऑडिट टीम मेंबर्स। और दिक्कत यहाँ हुई जब इन तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया। कार्रवाई में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें टिन्नू यादव था, जो कि चंपत राय का फॉर्मर ड्राइवर था, और शुभांशु श्रीवास्तव, जो कि डोनेशन मनी काउंटिंग का इंचार्ज था, और 6 अलग अलग काउंटिंग स्टाफ भी इस गिरफ्तारी में मौजूद थे। राम मंदिर ट्रस्ट अकाउंट इंचार्ज महिपाल ने भी कंफर्म किया कि काउंटिंग के टाइम नोटों की बंडल बनाए जाते थे, जिसमें हर बंडल में 10 गड्डियां होती थी, पर कर्मचारी 10 के जगह 12 या 13 गड्डियां रख देते थे और बाहर जाके इन एक्स्ट्रा गड्डियों को निकाल के आपस में बांट लेते थे। महिपाल सिंह के साथ साथ एसबीआई ने भी कंफर्म किया था कि काउंटिंग में गड़बड़ी है, जांच की जाए और लोगों को निकाला जाए। लोगों को निकालने की प्रक्रिया चालू भी हो गई थी, पर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया को रुकवा दिया गया। अब सवाल आता है कि जब बैंक खुद कह रहा था कि काउंटिंग में गड़बड़ हो रही है, तो फिर इन लोगों ने निकालने की प्रक्रिया को क्यों रुकवा दिया।
एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो 8 लोग गिरफ्तार हुए, उन लोगों की मंथली सैलरी 14 से लेके 20,000 रुपए प्रति माह थी। पर उनके घर पे रेड पड़ने के बाद पता चला कि असलियत में तो वो लखपति या फिर कह लो कि करोड़पति थे। जैसे उदाहरण के तौर पे लवकुश मिश्रा, ये पेशे से तो एक सिंपल सा कार मैकेनिक था, लेकिन रेड पड़ने के बाद इसके घर से 10 लाख रुपए की संपत्ति बरामद हुई। और भी कई लोग शामिल थे, जैसे कि केडी तिवारी, जिनकी अब संपत्ति 5 करोड़ रुपए पकड़ी गई है, और टिन्नू यादव, जिसकी तो कुल संपत्ति अब 50 करोड़ तक पहुंच गई है। महिपाल सिंह ने इंटरव्यू में कहा है कि 2021 में ही उन्होंने चंपत राय जी को इन सारे घोटालों की इंफॉर्मेशन दे दी थी, पर फिर भी कोई सवाल ना ही चंपत राय जी की तरफ से उठा और ना ही कार्रवाई हुई, बल्कि कार्रवाई के रूप में महिपाल सिंह को ही काम से निकाल दिया गया और साथ में 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2021 में बैंक के द्वारा सीबीआई और ईडी की जांच रिकमेंड हुई थी, पर फिर भी चंपत राय जी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन फिर मीडिया और अपोजिशन का प्रेशर बढ़ा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी इलेक्ट की। अब सवाल ये उठता है कि क्या एसआईटी बड़े लोगों पर कोई एक्शन लेगी या फिर छोटे मोटे ही लोगों को गुनहगार करार करके सजा देके केस रुकवा देगी। अब कोई भी जांच की शुरुआत एफआईआर के साथ ही स्टार्ट होती है, लेकिन इनिशियली कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। प्रेशर बढ़ाने के बाद अगर एफआईआर रजिस्टर हुई तो सिर्फ उसमें 8 लोगों का ही नाम था, जिसमें टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और 6 काउंटिंग स्टाफ का ही नाम था। इसमें कोई भी बड़ा नाम नहीं था। नैतिकता के आधार पर चंपत राय जी ने एफआईआर के अगले दिन इस्तीफा दे दिया। अब जो सवाल उठता है वो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस्तीफा देके अपना नाम साफ कर देना ही इस समस्या का समाधान है, या फिर आप ट्रस्ट से जुड़े सब लोगों को जनता के सामने आके जवाब देना होगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी इस केस से रिलेटेड कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे, जहां पे आपको देश में चल रहे तमाम मुद्दों को आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।